ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दोबारा वेलकम है आपका माई लर्निंग क्लासेस के सीबीएसई चैनल पे। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल के रिलेशन के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मतलब कि इंपॉर्टेंट ही होता है हर चैप्टर में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस आपको दे देता है, दो रिएक्शंस दे देगा और उसके ई1 और ई2 का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि बताओ इन दोनों रिएक्शन से मिलकर जो तीसरी रिएक्शन बन रही है उसके लिए ई सेल कितना आएगा, ठीक है ना। या उस रिएक्शन के लिए कितना आने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आने वाला है, ये चीज पूछ लेता है। तो आज हम सीखेंगे कि उसके बारे में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बारे में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे जो भी नॉस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन थे, अगर आप देखोगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने ये सब सारे क्वेश्चंस किए थे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन किए थे, कैसे ई सेल निकालना है नॉस्ट इक्वेशन से। कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है कि log 10 इक्वल टू 1 होता है और log a टू द पावर या 10 टू द पावर x को x log 10 लिखते हैं। log 10 टू पावर अगर -3 हो या -x हो तो -x log 10 लिखा जाता है। और log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, log 10 का वैल्यू नहीं लिख के देगा अगर एग्जाम में, तो याद होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू नॉर्मल है याद करने की, ठीक है, 1। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक पे हम लोग बात किसके बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसको मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद डेल्टा जी और ई सेल को आपस में रिलेट करेंगे और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्यों डेल्टा जी का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, ई सेल का प्रॉपर्टी कुछ अलग होता है, इसलिए कैसे उनको निकाला जाता है। ठीक। तो आइए यहाँ पे, तो अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं तो डेल्टा जी बराबर होता है क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल। डेल्टा जी इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना है, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब चार्ज किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल किसके बराबर लेंगे, हम इसको क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए, मान लीजिए कोई मैं एक रिएक्शन लिखता हूं एग्जाम्पल के लिए, एक रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल। वो रिएक्शन कौन सा है, देखिए वो रिएक्शन ऐसा है कि Cu+2 एक्वस क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है। ये एक रिएक्शन दी हुई है, इससे हम लोग समझेंगे डेल्टा जी कैसे निकालते हैं। एक जर्नलाइज फॉर्मूला इसके लिए डिराइव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि 1 मोल कॉपर+2 आयन क्या करता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके या 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाता है और क्या बनाता है, 1 मोल कॉपर सॉलिड बना लेता है। ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे भी आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हो स्टोइकियोमेट्री वाले, ठीक है ना, क्लास 11 में पढ़ते हो, आप निकालते भी हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो बताओ इतने ग्राम में कितने मोल्स बनेंगे या इतने मोल्स में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। ये सब चीजें हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो सीखनी नहीं है अभी, ये तो हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग को तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है और चार्ज निकालना है, तो उसके बारे में ही सीख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 मोल Cu+ आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेके 1 मोल कॉपर सॉलिड बनाता है। अब मुझे क्या करना है, चार्ज पता करना है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज आएंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आप जान लीजिए, एक छोटी सी बात जान लीजिए यहाँ पे क्या बात है, ठीक ठीक। कि अगर आप किसी का 1 मोल लेते हो, 1 मोल मान लो आप सोडियम एटम ही लेते हो, ठीक है,
किसी का भी एक मोल लेते हो तो उसमें जो नंबर्स होते हैं किसके बराबर आते हैं, अवगाद्रो नंबर्स के बराबर। उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं एक मोल सोडियम एटम लेता हूं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स पाए जाएंगे, ये चीज पाई जाएगी। एक मोल किसके बराबर होता है, तो एक मोल में लिख लेना 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये स्पीसीज पाई जाती हैं, आप ये क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, एक मोल में इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती, ठीक है, एक मोल में इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, स्पीसीज मतलब वो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो किसके बराबर होंगे, अवगाद्रो नंबर के। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ये चीज है। तो एक मोल में याद रखना इतने स्पीसीज होती हैं, और आप अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन लेते हो तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जो कि अवगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे देखिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे किसके बराबर चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर चार्ज होता है। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी वैल्यू है याद करने में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो मुझको चार्ज किस पे निकालना है, मुझको निकालना है चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, तो देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक मोल पे इतना चार्ज आ रहा है तो 6.022 इंटू 10⁻23 पे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कम का दिया और ज्यादा का निकालना होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 पॉइंट, यहाँ पे क्या करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर से या किसी से भी अपने से, अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, -96,500 कूलम आता है। तो चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना आया, -96,500 कूलम के बराबर आया है। तो ये चीज आपको क्या करनी है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, -96,500 याद रखना है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है आपको, ठीक, ये आप क्या करोगे, याद रखो। ठीक है, -96,500 कूलम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। एक मोल पे इतना आया, ठीक है, तो हमने क्या देखा, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आता, -96,500 कूलम्ब के बराबर आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, इसके बराबर आ रहा था, ये वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसका बस मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाएगा, बस वैल्यू लेंगे, साइन नहीं लेंगे, तो किसके बराबर है, 96,500 कूलम्ब के बराबर है। जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं किस, क्या नाम देते हैं इसको, एक फराडे ऑफ चार्ज बोल सकते हो। एक फराडे चार्ज, एक फराडे इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना, एक फराडे चार्ज नहीं, एक फराडे बोला जा सकता है, इसको बोल सकते हैं क्या, किसके बराबर आएगा ये, एक फराडे के। ठीक है,
किसके बराबर आएगा? 1 फराडे के। और इसको लिख सकते हैं क्या? 1F। 1F लिखा जा सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑन वन चार्ज ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1 फराडे के बराबर आया, जो कि किसके बराबर होता है? 96,500, 96,500 कूलम के बराबर होता है बच्चों। ठीक है। अब अगर मैं निकालना चाहूं किसके लिए? चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे -96,500 आया, तो 2 पे कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू -96,500 कूलम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू 96,500 कूलम। तो यहाँ पे जो 2 है उसको वैसे ही रहने दो, -2 इंटू, और 96,500 कूलम को क्या लिखते हैं? फराडे लिखा जा सकता है, तो -2 इंटू एफ, -2 इंटू एफ, तो कितना आया? -2F के बराबर यहाँ पे चार्ज आ रहा है। ठीक है, -2F के बराबर चार्ज आ रहा है किस पे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे। उसी तरह अगर मैं किस पे निकालूं? चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर बच्चों चार्ज निकाला जाए, तो 2 मोल पे -2F आ रहे हैं, 1 मोल पे 1F, इसके बराबर -F के बराबर आएगा यहाँ पे, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे किसके बराबर आएगा? -3F के बराबर आएगा। तो यहां से एक बात पता चली, वो बात क्या पता चली? ठीक है, यहां से एक बात पता चली, और वो बात क्या है? देखो, वो बात ये है कि जो चार्ज निकालने का तरीका है, चार्ज कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि डेल्टा गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनटू पोटेंशियल था। तो अगर आप चार्ज निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? -n इंटू एफ के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? -n इंटू एफ के बराबर आ जाएगा, जहां पे वेयर n किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो यहां से चार्ज मैंने निकाल लिया। ठीक है, चार्ज ये निकाला जा चुका है, देखिए। ठीक है, चार्ज ऑन, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं फिट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चार्ज ऑन, चार्ज किसके बराबर आ गया? -n इंटू एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फराडे। और n क्या है ना यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब देखो, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का तरीका था, वो क्या था? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज हमने निकाल लिया, चार्ज किसके बराबर आ रहा है? -NF के बराबर आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन दिया है इलेक्ट्रोड पे, और अगर पूरा सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप सेल पोटेंशियल भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? सेल पोटेंशियल भी लिया जा सकता है। जैसे अभी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, देखिए। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है? अभी जो हमने पीछे लिखा, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है? कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी क्या करनी है? निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा जी इक्वल टू -n इंटू एफ। क्योंकि ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड पे कोई रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें आपका जो रॉड होता है वो क्या होता है? बिल्कुल राइट साइड में होता है। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये जो चीज है उसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों? ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n किसके बराबर है? तो n यहाँ पे लेंगे क्या? n इक्वल टू लेंगे 2, और f इक्वल टू लेंगे 96,500, और जो भी इसका वैल्यू दिया रहेगा आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। जो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? जूल पर मोल में आता। ठीक है,
जूल पर मोल में आता है। अगर आपको इसमें बदलना है किसको, किलो जूल में अगर पूछा हुआ है तो किलो जूल में कैसे बदलोगे, देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 किलो जूल में कितना होता है, 1 किलो जूल में होता है 10⁻³ जूल। तो अरे सॉरी सॉरी 10⁻³ जूल। तो 1 जूल इक्वल टू कितना आएगा, 10⁻³ किलो जूल। तो जो भी आएगा यहाँ पे जूल पर मोल में, उसको अगर किलो जूल में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद वो वैल्यू किलो जूल मोल में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला निकालने का क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया डेल्टा जी इक्वल टू -NF। ये आ गया फॉर्मूला हमारे लिए, ठीक है। अब ई अगर इलेक्ट्रोड के लिए निकालना है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे, और सेल के लिए निकालना है तो सेल पोटेंशियल लिया जाएगा। इसके बारे में हमने यहाँ पे पूरी जानकारी जान ली कैसे निकालते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, और वो क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब तो हमने निकाल लिया कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखिए जो आपका ये डेल्टा जी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एक आता है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो -NF E0 होता है उसका, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये चीज। इसको क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कब बोला जाएगा, जब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या ले लोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन ले लोगे कितना, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना है शायद 298 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 atm है। तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलोगे और उस पर गिब्स फ्री एनर्जी को निकाला जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। और अगर कुछ भी इसमें से चेंज कर देते हो तो उसको सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी, नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहा जा सकता है। तो इस तरह दो फॉर्मूले हैं, दोनों को ऐसे ही, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस इसको स्टैंडर्ड और इसको नॉन स्टैंडर्ड बोला जाता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, मैंने लिख दूं, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, वो आप जानते हो, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे मैंने बताया था, अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ई और ई नॉट के बारे में, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी नॉट, ई एंड ई नॉट, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको आप समझ लोगे तो आपका गिब्स फ्री एनर्जी और ई दोनों का रिलेशन एक साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पॉइंट ये मैं लिखने जा रहा हूं कि जो डेल्टा जी और जी नॉट होता है, और दूसरी बात ई एंड ई नॉट जो होता है, ठीक है। डेल्टा जी और जी नॉट वो आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा होगा। और जो आपका ई और ई नॉट होता है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कही जाती है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्यों बोला गया है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे समझ सकते हो कि जो कि अमाउंट या साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो साइज या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव होती हैं, आपस में जोड़ा जा सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डायरेक्टली जोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो इसके बारे में क्या,
इसके बारे में लिख सकते हो एडिटिव इन नेचर। क्या लिख सकते हो? एडिटिव इन नेचर। और इसको लिख सकते हो क्या? नॉन एडिटिव इन नेचर। नॉन एडिटिव इन नेचर लिखा जा सकता है। ठीक है, एडिटिव इन नेचर, नॉन एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, डिपेंड अपॉन अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव इसके जस्ट अपोजिट, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट या साइज ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट या साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है उनको इंटेंसिटी बोलते हैं, और जो डिपेंड करती है उसको एक्सटेंसिव बोला जाता है। ये बात हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब इसका ऐसे है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या? Cu+1, मान लो यहाँ पे Cu+2 एक्वस आयन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है? कॉपर सॉलिड बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपर सॉलिड बना लेता है। इसके लिए जो वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो x है, ठीक है। और इसी का मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉरी बच्चों, Cu+1 रहेगा, Cu+1 एक्वस, ठीक है। अब ये Cu+1 जो बना हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन करता है और यहाँ पे कॉपर सॉलिड बना लेता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो x है, और गिब्स एनर्जी क्या है? डेल्टा G1 है, ठीक है। डेल्टा G1 है, ये मैंने मान लिया। इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या है? इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या है? E2 = y है, और गिब्स एनर्जी क्या है? डेल्टा G2 है, डेल्टा G2 है। तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक नया रिएक्शन मिलेगा आपका। देखो, Cu+1 कैंसल आउट, तो Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना? कॉपर सॉलिड। अब इस रिएक्शन का जो E होगा, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मान लो E3, वो बराबर नहीं आएगा क्या? E1 + E2 के, नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। E1 + E2 के सम के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो इस रिएक्शन का मान लो गिब्स एनर्जी है जो डेल्टा G3 है, वो डेल्टा G1 + डेल्टा G2 के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। लेकिन E3 जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो E1 + E2 के सम के बराबर नहीं आ सकता है। इसीलिए हम E और E0 को इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि नॉन एडिटिव होती हैं। और इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा G और डेल्टा G0 को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करके पता लगा लिया जाएगा दोनों रिएक्शंस को, और इसको ऐड करके पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में देनी है। अब आइए देखते हैं क्यों डेल्टा G और G0 एक्सटेंसिव होती हैं, E और E0 क्या होता है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या लेता हूं, मान लीजिए एक मैंने वेजल ले लिया, ठीक है। एक बड़ा वेजल है, एक छोटा वेजल है, यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है, मान लीजिए किसका है? एक्वस ZnSO4 का है। इसका जो मोलैरिटी है मान लीजिए 0.7 मोलर है। और यहाँ पे किसका रॉड यहाँ पे डाला गया है? जिंक रॉड डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिया गया है, सेम ही जिंक रॉड ही डाला गया है। और यहाँ पे भी है क्या? 0.7 मोलर एक्वस ZnSO, सेम मोलारिटी ली गई है। लेकिन यहाँ पे देखोगे अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट ज्यादा है, और ये अमाउंट क्या है? कम है, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, ये छोटा बर्तन है, छोटा वेजल है, ये बड़ा वेजल है, ठीक है ना।
तो क्या यहाँ पे ई और ई नॉट पे फर्क पड़ेगा क्या, अगर इस और इसका रिएक्शन और इसका और इसका देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया गया है, अमाउंट क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के अमाउंट में यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिया गया है सॉल्यूशन, उसके वॉल्यूम में क्या है यहाँ पे अंतर है, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है उसके कंपेरिजन में कम है। ये आपको बात क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आप देखो एक बात याद रखना है यहाँ पे, और वो बात क्या है, ई एंड ई नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड लिख सकते हो, ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जो बोथ इलेक्ट्रोड का ई और ई नॉट है वो सेम होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, और जो ई और ई नॉट है वो अमाउंट पे डिपेंड भी नहीं करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ई और ई नॉट इन दोनों के लिए क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ये आपको बात क्या करनी है, ध्यान देनी है, वही मैं चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ई एंड ई नॉट ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड रिमेन्स अनचेंज्ड because E and E naught depends on concentration, depends upon concentration and concentration remains same in both vessels। तो अनचेंज होगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए आप जब लिखोगे क्या, ई जेड एन प्लस टू जेड एन इजकल टू ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन जेड एन प्लस। ये जो अपना इक्वेशन इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे जो ई और ई नॉट का वैल्यू होगा वो चेंज नहीं आने वाला है। अगर आप इसका क्या करते हो, अमाउंट चेंज कर देते हो तब, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों केसेस में क्या है, सेम है। दोनों केसेस में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए वो डिपेंड नहीं करेगा और वो सेम रहेगा। तो इसको आपको बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब डेल्टा जी और जी नॉट के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे चेंज हो जाता है, अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बेजल लिया गया, मान लो यहाँ पे वही सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे जिंक का रॉड है 0.7 मोलर एक्वस ZnSO4, यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी वही लेते हैं जिंक रॉड, और यहाँ पे क्या ले गया है 0.7 मोलर एक्वस ZnSO4 यहाँ पे ले लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ले रहा हूं मैं, वॉल्यूम ले लेता हूं कितना, मान लेते हैं 5 लीटर, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। यहाँ पे 2 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पे 5 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करने वाला है क्या डेल्टा जी और जी नॉट चेंज करेगा। अगर यहाँ पे अमाउंट हम लोग वॉल्यूम क्या कर दिया, हम लोगों ने बदल दिया है, तो उस केस में वॉल्यूम बदल रहे थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था ई और ई नॉट पे। डेल्टा जी और जी नॉट पे फर्क पड़ेगा क्या, हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर्स में लिया जाए। तो ये बात आपको क्या कर रही है, ध्यान देनी है। थोड़ा थिकनेस ज्यादा है, इसको कम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान देनी है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से नंबर ऑफ अगर मोल्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालने हो तो कैसे निकाला जा सकता है, देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो इसको आपस में क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही चीज यहाँ पे की गई है, वही चीज यहाँ पे की गई है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलारिटी और वॉल्यूम का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो मोलारिटी 0.7 इंटू 5, तो कितना आएगा, 3.5 मोल्स आएंगे। कितने आएंगे, 3.5 मोल्स। यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने आएंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, सेम फॉर्मूला, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी है 0.7, मोलारिटी कितनी है 0.7 इंटू 2, तो कितना है 1.4 मोल्स। तो यहाँ पे Zn+2 का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यहाँ पे Zn+2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इधर यहाँ पे क्या है इस केस में, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो यहाँ पे देखिए इधर है लेस नंबर ऑफ Zn+, लेस नंबर ऑफ Zn+2 मोल्स, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ Zn+2 मोल्स, Zn+2 आयंस हैं, ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn+2, ऐसे लिख लो, लेस नंबर ऑफ Zn+2, लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ Zn+2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स, दिख भी रहा होगा, ऑफ Zn+2, मोर है तो मोर रिडक्शन होगा, ज्यादा Zn+2 आयंस का रिडक्शन होगा, और मोर एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए इसका डेल्टा जी क्या होगा, हाई होगा, डेल्टा जी क्या होगा, हाई होगा। लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn+2 आयन है, तो लेस रिडक्शन ऑफ Zn+2 आयंस होगा, Zn+2 आयंस होगा, और यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। और जब लेस एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। तो बस इसीलिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को क्या बोल देते हैं, एक्सटेंसिव बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल्यूम चेंज किया जा रहा है तो इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है। लेकिन पिछले वाले केसेस में हमने देखा था कि इनका वॉल्यूम चेंज करते हैं, यहाँ पे अरे वॉल्यूम तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वैल्यू हमेशा चेंज रहेगी क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है ना, ये बातें आपको क्या देनी है, ध्यान देनी। तो इसके बारे में हमने सीख लिया, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो एक चीज और, ठीक है, मान लो कि कोई रिएक्शन है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड बनता है, इसके लिए जो डेल्टा जी है वो कितना है, -10 जूल है, कितना है, -10 जूल मान लेते हो, ठीक है। तो अगर इसमें क्या करता हूं मैं, इसके 2 मोल्स लेता हूं, 2Cu+2+4 इलेक्ट्रॉन, 2 कॉपर सॉलिड, तो जानते हो इसके लिए डेल्टा जी कितना आएगा, इसके लिए जो डेल्टा जी आएगा उस बराबर हो जाएगा -20 जूल के। तो यहाँ पे चेंज कर दिया गया तो उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखो अगर कोई रिएक्शन है Ag+ और 1 इलेक्ट्रॉन, और Ag सॉलिड बन रहा है, गिब्स उसके बारे में बता रहा हूँ, ई और ई नॉट के बारे में ध्यान सुनना, और इसके लिए मान लो कुछ वैल्यू है, E1 का वैल्यू कुछ है क्या, x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इसके 2 मोल लोगे, 2Ag+1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag सॉलिड, तब भी इसके लिए जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी, मान लो E2, वो भी किसके बराबर आएगा, x के बराबर ही आएगा, वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, उससे कोई मतलब है नहीं, वो चेंज ही नहीं होगा। गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पे चेंज हो सकती है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में
रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 4 हो चुके हैं। और डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -NFE होता है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल आ जाएगा। अब ये चीजें होगी, हमने सीख ली ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, जो एक रिएक्शन होता है उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, जो हमने अभी पीछे सीखा, जो हमने पीछे अभी सीखा उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लीजिए रिएक्शन क्या है आपका, Zn +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Zn और Zn+2 ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा देखिए, Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके बराबर होता है, कॉपर सॉलिड के बराबर होता है। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, Cu+2 और Cu, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका नीचे कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं इसका गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G1 है, तो डेल्टा G1 किसके बराबर आता है, -NFE के बराबर आता है, -NFE के बराबर आता है। अभी हमने देखा इसी के बराबर आ रहा था। n कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और F को रहने देते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और कैसा है, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, मतलब Zn+2 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। सेम चीज इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं, तो डेल्टा G2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -NFP -2 × F इंटू, अब देखो इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Cu+2 और Cu लिख दिया जाएगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन को क्या करें, आपस में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, और यहाँ पे क्या बना, Zn + Cu+2, और यहाँ पे क्या बना, Zn+2 और Cu, ये चीज बना। अब मान लो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G3 होगा वो क्या होगा, NFE -NFE के बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे -2 × F। अब देखो हाफ सेल रिएक्शन मिलके क्या बनती है, तुम खुद बताओ। ये एनोड पे रिएक्शन हो रही है, एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोडिक हाफ सेल। तो एनोड 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 कैथोड हाफ सेल क्या बनता है, फुल सेल रिएक्शन बन जाती है, क्या बनती है, फुल सेल रिएक्शन बन जाती है। तो ये एक फुल सेल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको ई सेल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ई सेल लिखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों रिएक्शंस का गिब्स फ्री एनर्जी अगर जोड़ दें तो तीसरे रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं क्या, कि डेल्टा G3 = डेल्टा G1 + डेल्टा G2 आ जाएगा। G1 कितना है, -2F × E Zn+2, ठीक, प्लस डेल्टा G2 देखो कितना है यहाँ पे, -2F × E Cu+2, यहाँ पे लिख सकते हैं -2F × E Cu+2, और ये Cu। डेल्टा G3 किसके बराबर है, -2F E सेल के बराबर है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -2F E Zn+2, और यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसको भी लिख देंगे -2F E Cu+2, और Cu लिखा जाएगा। अब देखो -2F दोनों तरफ क्या है, -2F दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2F × E सेल = -2F कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, E
Zn+2, यहाँ पे क्या आ गया प्लस ई Cu+2 और Cu आ चुका है। अब अगर तुम देखो यहाँ पे तो इसको कैंसल आउट किया जा सकता है -2f को -2f से। तो अगर इधर देखोगे तुम तो क्या आएगा यहाँ पे चीज क्या आएगी, यहाँ पे जो चीज आएगी वो क्या होगी, ई सेल इजकल टू कितना आया, ई सेल इजकल टू आया है ई Zn+2 प्लस ई Cu+2 और Cu, ठीक है ये आया। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं ये चीज क्या दी हुई है, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहूं तो जो ई Zn, ठीक, Zn+2 किसके बराबर आएगा, -E Zn+2 और Zn के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं तो ई सेल इक्वल टू कितना आएगा, -E Zn+2 Zn प्लस ई Cu+2 और Cu। तो ई सेल इक्वल टू कितना आया, ई Cu+2 Cu माइनस ऑफ ई Zn+2 और Zn। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट, अगर इस दो रिएक्शन था तो इस रिएक्शन के लिए जो ई सेल निकालना था फुल सेल रिएक्शन, इन दोनों को आपस में जोड़ के नहीं निकाला जा सकता है। वो यहाँ पे कैसे आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पा रहा है, इसलिए नहीं जोड़ पाते हैं। तो ये एक रीजन तो समझने का कि नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आइए एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है Cu+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, कॉपर +1 बना रहा है। इसके लिए E1 का वैल्यू क्या है, x है, क्या है x है। उसके बाद कॉपर +1 Cu+1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए E2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड E फॉर Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है, कॉपर सॉलिड बन रहा है। इसके लिए मुझे, इस रिएक्शन के लिए मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, और ये चीज सब चीजें दी हुई हैं। तो आइए इसको कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है जो आप चाहते हो, एक सॉरी, ये जो रिएक्शन है जो आप एक्चुअल में चाहते हो वो कैसे आएगी, इन दोनों रिएक्शंस को मिला के। यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है ध्यान दीजिएगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर सॉलिड बन रहा है रिड्यूस होके। तो ये रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को कैसे मिलाने पे आएगी ये हमको पता करना है। तो मैं अगर पहला रिएक्शन लिख लूं Cu, ठीक है, देखिए Cu+2 और 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन रहा है, कॉपर +1 बन रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉपर सॉलिड चाहिए, कॉपर सॉलिड चाहिए। तो इसके लिए जो E1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉपर सॉलिड मुझको किधर चाहिए, मुझको चाहिए राइट हैंड साइड में। लेकिन इस रिएक्शन में किधर दिया हुआ है, इस रिएक्शन में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, लेकिन मुझको चाहिए किधर, राइट हैंड साइड में चाहिए। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, मतलब इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो अगर उल्टा करके लिख देंगे तो Cu+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड यहाँ पे बन जाएगा। अब जब आप पलटोगे तो ये जो वैल्यू दी हुई है E2 = y,
वो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। किसके लिए दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। लेकिन पलटने पे ये क्या बन गया? ये बन गया रिडक्शन। कैसा बन गया? रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस होता है किसके बराबर? इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर। तो इस रिएक्शन का जो कि रिडक्शन हो रहा है, कैसा रिडक्शन पोटेंशियल आएगा? E2 इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं तुमको? ये सोचो, ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये बताओ। E1 इक्वल टू एक्स और E2 इक्वल टू माइनस वाई। कैसे माइनस वाई आया दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि मुझे कॉपर सॉलिड राइट हैंड साइड में चाहिए और कॉपर प्लस टू लेफ्ट हैंड में। तो कॉपर प्लस टू लेफ्ट हैंड में है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले रिएक्शन में कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन तुमको चाहिए किधर? राइट हैंड साइड में। तो इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, और जैसे ही पलटेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा था शुरू में ऑक्सीडेशन, तो ये जो पोटेंशियल दिया था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। लेकिन जब पलटा गया तो क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ये आपको बात क्या करनी है? याद रखनी है। ऐसे वैल्यू एक्सचेंज की जा सकती है। अब जोड़ देंगे, देखो अब जोड़ दो तुम, थोड़ा सा जोड़ दो। ठीक, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे रह जा भाई। ठीक है, अब देखो क्या, अब इस रिएक्शन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ दो। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉपर प्लस वन, कॉपर वन प्लस कैंसल आउट हो गए, बचा क्या इधर राइट हैंड साइड पे? कॉपर सॉलिड, और इधर बचा Cu प्लस टू। तो क्या हमें डिजायर्ड रिएक्शन नहीं मिल गई क्या, जिसके लिए मुझे निकालना था? Cu प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड मिल रहा है, मुझे मिल गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन, पहले रिएक्शन का अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी निकालना चाहूँ, डेल्टा G1 तो किसके बराबर आएगा? माइनस NFe के बराबर आएगा। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? वन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो माइनस वन माइनस एफ हो गया। अब ई देखो, ई का वैल्यू कितना है? एक्स है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? एक्स रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? माइनस एफ एक्स आ गया। कितना आ गया? माइनस एफ एक्स। ये इस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी को मान लेते हैं क्या है? डेल्टा G2 है। तो अगर इसके लिए तुम निकालोगे तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स? वन इलेक्ट्रॉन, माइनस आगे था माइनस वन इंटू एफ। ई का वैल्यू कितना है? माइनस वाई है। कितना है? माइनस वाई है, तो यहाँ पे माइनस वाई हो गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? एफ वाई हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी कितना आ गया? एफ वाई आ चुका है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G3 होगा वो किसके बराबर होगा? वो इन दोनों रिएक्शंस के सम के बराबर होगा, मतलब डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर आएगा। इसके बराबर है। डेल्टा G3 कैसे निकालोगे इस रिएक्शन के लिए? तो उसके लिए फॉर्मूला है माइनस NF। अब ये जो रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? Cu प्लस टू और Cu, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड आपका हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है, इसलिए Cu को बाद में लिखा गया, आयंस को उसको पहले अंदर। G1 का वैल्यू, डेल्टा G1 का क्या वैल्यू है? माइनस एफ एक्स प्लस, ये क्या है? एफ वाई है। क्या है? एफ वाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस टू, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? देखो दो है, तो माइनस टू हो गया। एफ इंटू ई Cu प्लस टू और Cu इक्वल टू, क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, माइनस एफ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स माइनस वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देख लो, इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस, और ये माइनस, और ये एफ और ये एफ क्या हो गया? बिल्कुल कैंसल आउट हो गया। तो क्या आया? टू ई Cu प्लस टू, Cu इक्वल टू कितना है? एक्स माइनस वाई। मुझे ई Cu प्लस टू और Cu का वैल्यू चाहिए इस रिएक्शन के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो ई Cu प्लस टू Cu इक्वल टू कितना आएगा? एक्स माइनस वाई बाई टू। कितना आएगा?
x माइनस वाई बाई 2 आएगा। तो ऐसे करके निकाला जा सकता है। तो ये आपका एक रिएक्शन था जिसका हमने क्या निकाला, इस दो रिएक्शंस को मिला के एक रिएक्शन बन रही थी। उसके लिए पूछा था भैया क्या आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होगा इस रिएक्शन का पोटेंशियल, वो निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले उस रिएक्शन को बनाया इन दोनों रिएक्शन से मिला के। कैसे बनाया, जो चीजें जिधर हैं उधर होनी चाहिए, इसलिए अगर किसी रिएक्शन को एक्सचेंज करना है, अगर एक्सचेंज नहीं मतलब अगर पलटना है, तो अगर पलटोगे तो उसका वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा और माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। इस बात के लिए ध्यान देना, ये रिएक्शन जो लिखा हुआ था ये पूरा रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन के लिए ये दिया हुआ था क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जब पलटा गया तो रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक जो हमने शुरू किया था आज, जो मैंने कहा था कि आपको मैं समझाऊंगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। शुरू हमने यहाँ से किया था, ठीक है, लंबा चौड़ा, कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज के लिए मैंने देखा कि चार्ज निकालने का तरीका कुछ ऐसा है कि माइनस एन एफ के बराबर आ जाता है यहाँ पे। और पोटेंशियल निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सेल पोटेंशियल है तो वैल्यू दी है तो पुट कर देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट वहां पे कर दिया जाएगा, वैल्यू लिखी है तो वैल्यू पुट कर दी जाएगी। फिर हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो आपका ई और ई नॉट क्या होता है वो इंटेंसिव होती है। कैसे है हमने वो यहाँ पे समझ ली थी, वो यहाँ पे हमने कर लिया था। इसीलिए इस दो रिएक्शन को जो कि मैंने लास्ट में समझाया, अगर इस थर्ड रिएक्शन के लिए आपको निकालना होगा पोटेंशियल, तो वो E1 प्लस E2 के बराबर नहीं आया, वो हमने देख लिया लास्ट में निकाल के कि क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा G3 डेल्टा G1 प्लस G2 के बिल्कुल बराबर आएगा। तो अगर ऐसा भी अगर दो रिएक्शन देकर थर्ड रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी पूछता है तो उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे करोगे वैसे कर देना, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे तीसरी रिएक्शन मिल रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐड करने पे मिल रही है तो ऐड कर दिया जाएगा। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि इस पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और अमाउंट चेंज करने पे कोई फर्क नहीं है ई और ई नॉट पे। और इस रिएक्शन की मदद से भी यही चीज हमने समझी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि अगर मैं क्या करता हूँ वॉल्यूम चेंज कर देता हूँ तो वहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग आने लगेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिर इस रिएक्शन से हमने ये समझा था कि दो रिएक्शंस का जो E1 और E2 होता है उसको डायरेक्ट जोड़ के थर्ड रिएक्शन के लिए नहीं लाया जा सकता, वो बराबर नहीं आएगा, वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। फिर ये एक सवाल था जिससे हमने उस चीज को दोबारा समझ लिया। अब ये चीज खत्म हो चुकी है। अब मैं चलूंगा आपको क्या बताने, अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। आइए देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा होता है क्या, लाइसिस। क्या होता है, लाइसिस। दो शब्दों से मिलके बना, इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, लाइसिस। क्या है, लाइसिस। दो शब्दों से मिलके बना है, ये ध्यान देना। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे किससे है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। किससे मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से किसी कंपाउंड को उसके अगर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते थे। है तो लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, किसकी मदद से, विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज
उसको क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। जैसे NaCl अगर मोल्टेन स्टेट में है, तो अगर मैं उससे क्या पास कराऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, या इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगा मैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा Na सॉलिड और साथ में क्या मिलेगा? Cl2 गैस मिल जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में किसी कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जांपल है H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों? देखो, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या मिलेगा? H2 गैस प्लस O2। ठीक, ये चीज तूने पढ़ी हुई, क्लास 10th में पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना, पहले भी पढ़ा हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमें जानना है। अब आइए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वी मेक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे कही जाती है। कैसा दिखता है आइए देख लेते हैं, बना लेते हैं एक बार, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रॉड्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड बोला जाता है। एनोड और कैथोड, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को एक बैटरी से, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एनोड पे कैसा होता है? यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे निगेटिव होता है। यही बात यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या रखनी है, याद रखनी है। कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव, और एनोड, कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे हम सॉल्यूशन भर देते हैं जिसका कराना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे मोल्टेन NaCl ले लिया। मोल्टेन NaCl में दो आयंस होते हैं, एक होता है Na प्लस और दूसरा होता है Cl माइनस। तो माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा और प्लस वाला माइनस की तरफ भागता है, ये तो तुम बात समझते ही होगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरे कलर्स कर देता हूँ, ये प्लस वाला दिखेगा नहीं, इधर भाग रहा है ये इसकी तरफ। ओहो, दूसरा कलर ये रहा, ये इसकी तरफ भाग, ठीक है। तो कैथोड पे तुम्हारा मेटल डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और एनोड पे तुम्हारा क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये चीज यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात याद रख लेना, छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात। इन गैल्वेनिक सेल में एनोड पे और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? ये देख लो, एनोड पे निगेटिव होता है और कैथोड पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये चीज। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे अगर देखोगे, एनोड और कैथोड पे तो जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। एनोड पे तुम्हारा पॉजिटिव होता है और कैथोड पे तुम्हारा नेगेटिव होता है। ये बात तुमको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान देनी है। इस वाले पे कोई पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में एनोड या कैथोड पे क्या होता है, कैसे चीजें वहां पे होती हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे ये होता है, तो एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, इसके लिए देख लो, एनोड पे क्या होता है, Na+ है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है, Na सॉलिड बन के डिपोजिट हो जाता है। कैथोड पे यहाँ पे क्या होता है, Cl- एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्या कर लेता है, Cl2 गैस बना लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसे किया जाता है, रिएक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें पढ़ना क्या है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें दो चीजें पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, या इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्या, तुम्हारा फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडेज फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहली चीज ये डिस्कस करेंगे। दूसरा देखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस यही दोनों चीजों में मेनली इन्वॉल्व है। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा है तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये दो चीजें हमें इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़नी है। फराडे में कितने लॉ पढ़ने हैं, दो लॉ पढ़ने हैं। पहला है फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा रहेगा फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस में कवर करनी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग फराडेज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में सिखा जाएगा, कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।